हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द बैचलर ऑफ आर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे चैनल का पहला दिन है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम भी आने वाला है और ये चैनल आपकी इसमें मदद करेगा। सारी टॉपिक वाइज बैचलर ऑफ आर्ट्स की क्लासेस इस पे अपलोड हो जाया करेंगी, आप जब चाहें तब उसे देख सकते हैं। अब जैसे इस समय अभी हम लोग बीए सेकंड अभी एक नया शुरू हुआ है, तो अभी धीरे धीरे क्लासेस और बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अभी बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, मतलब कुछ भी पढ़ा रहे हैं कुछ भी है, लेकिन जो भी नॉलेज आपको दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से वो आपको कहीं ना कहीं से हेल्पफुल होगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अगर जानकारी मिल रही कहीं से तो वो कहीं वेस्ट नहीं होती है। अब धीरे धीरे क्लासेस और भी बढ़ेंगी, आपको क्लासेस मिला करेंगी। चैनल पे बने रहें और देखते रहें द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो चलिए आज हम बात करने वाले हम लोग पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के बारे में। तो पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहले तो आपको पता होगा कि जो हम लोग देखते और सुनते हैं वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद होती है। तो इस चैनल के माध्यम से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जो भी चीज़ें आप देख के सुनेंगे वो चीज़ें एक लेक्चर के माध्यम में ज़्यादा काम करती हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपको रिकॉल हो जाती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए चैनल को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। चैप्टर फर्स्ट है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। अब सबको पता है कि भारत में मनु जो थे उन्हें प्रथम व्यक्ति माना गया है। तो उसी के अनुसार इस चैप्टर में बताया गया है कि जो भी भारत में या राजनीति के जो मतलब महापुरुष रहे हैं उनके बारे में चैप्टर है। तो चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, भारत में मनु से लेकर महात्मा गांधी तक राजनीतिक चिंतन और विचारधारा की एक अनवरत परंपरा मिलती है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कि मनु से लेकर महात्मा गांधी तक की कितने वर्षों के राजनीतिक दौर में कितनी सारी विचारधाराएं मिलती हैं, जो कि बहुत सारी हैं। महाभारत और कौटिल्य अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में इस विषय पर अनेक आचार्यों ने अनेक विशालकाय ग्रंथों और शास्त्रों का निर्माण किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का इतिहास रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे पहले राजधर्म हुआ करते थे, जिसमें बहुत से अमात्य आचार्य ये लोग होते थे, तो उन लोग राजनीति के गुरु होते थे। तो उनकी अनेक ग्रंथें और शास्त्रों का निर्माण हो चुका है प्राचीन काल में। उन्हीं के आधार पर आज हम लोग ज्ञान कर पाते हैं कि प्राचीन में इतिहास में क्या रहा होगा, कैसे कार्यप्रणाली थी। महाभारत के शांति पर्व में राजशास्त्र का विवेचन करने वाले 7 आचार्यों का उल्लेख किया गया है। महाभारत के जो शांति पर्व है उसमें राजशास्त्र का विवेचन करने वाले 7 आचार्यों का उल्लेख किया गया, मतलब कि 7 आचार्यों ने राजशास्त्र के बारे में बताया है, जिसमें बृहस्पति, विशालाक्ष, काव्य, महेंद्र, प्रचेतस, मनु जो हम लोग जानते ही हैं, भारद्वारा और गौरशिरा आदि हैं। ये तत्व प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अत्यंत प्राचीनता और समृद्धता के प्रमाण हैं। प्राचीन भारतीय राजनीति दर्शन के विभिन्न नाम प्रचलित रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि राजशास्त्र, दंड नीति, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र। संभवतः इसका सर्वाधिक प्राचीन नाम राजशास्त्र है। अब समय के अनुसार चीज़ें बदलती गई, जिसके बाद इसका नाम भी बदलता गया, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं। अब महाभारत में बृहस्पति, विशालाक्ष आदि आचार्यों
को राजशास्त्र प्रेरणार्थ कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जिसने राजशास्त्र या जिसे राजनीति शास्त्र है उसकी रचना करने वाले जो होते हैं उन्हें प्रेरणार्थ कहा जाता है। इसका दूसरा प्रचलित नाम है दृढ़ नीति। प्राचीन भारतीय साहित्य से स्पष्ट है कि दंड नीति को केवल दंड देने वाली शक्ति से संबंधित नहीं समझा जाता था, वरन इसका तात्पर्य प्रशासन का शास्त्र है, जिसके अंतर्गत समस्त सामाजिक व राजनीतिक संबंध, राज, उसके मंत्री व सेना आदि आ जाते थे। मतलब कि जो प्राचीन भारत के साहित्य से स्पष्ट होता है कि जो दंड नीति थी वो केवल दंड देने से संबंधित नहीं था। इसका तात्पर्य प्रशासन का शास्त्र था, जिसे कोई भी रेगुलेशन होता है, कोई जैसे लॉ एंड कंट्रोल होता है, उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं, जिसके अंतर्गत सामाजिक व राजनीतिक संबंध, राज, उसके मंत्री और सेना आदि आ जाते थे। मनु बृहस्पति और उष्णा द्वारा अनेक स्थानों पर इसे दंड नीति का ही नाम दिया गया है। इसका तीसरा प्रचलित नाम अर्थशास्त्र है। वर्तमान समय में अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग संपत्ति एवं आर्थिक विषयों की विवेचना करने वाले शास्त्र से लिया जाता है, लेकिन परंतु जो उस समय अर्थशास्त्र था उसका संबंध राजनीति शास्त्र से था। कौटिल्य ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। कौटिल्य ने इस आधार पर राजनीतिक विषयक ग्रंथ को अर्थशास्त्र नाम दिया। महाभारत के अनुशासन पर में ध्यान रखिएगा, इससे महाभारत के अनुशासन, इस पे एक एक नंबर के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा समझते हुए। एक एक नंबर पेपर में मायने रखता है। जैसे कि ये सिलेबस सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और डीडी यूनिवर्सिटी से है, तो ये आप मान के चलिए कि इसमें एक एक चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, तभी काम होगा। अब बात कर लेते हैं आगे थोड़ा, लेकिन अब एक एक नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका कोई छोड़ना नहीं चाहिए। इसका चौथा नाम नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र भारतीय आचार्यों के शासन विषयक विचार नीति पर ही आधारित होते हैं और नीति शास्त्र को शासन विद्या के रूप में समझा जाता है। इसी आधार पर शुक्र और कामंदक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स के एक एक नंबर बनते हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा बिना आगे बढ़ाए और पूरी, क्योंकि इस तरह आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे किताब अगर कोई पढ़ने बैठता है तो आलस लगने लगती है, मन नहीं करता, लेकिन फ़ोन में जो ब्लू लाइट होती है वो आप समझ सकते हैं। अब इसका फ़ायदा भी है, अगर इस तरह से देखते हैं तो चीज़ें वही हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा इसको आराम से कहीं पर भी देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझ के पढ़िए। एक एक नंबर इसमें एक एक पॉइंट का बहुत महत्व रखता है। हम लोग अनसॉल्व्ड और आपको हम मॉडल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे, दिखाएंगे कैसे क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी आधार पर शुक्र कामंदक के द्वारा अपने ग्रंथों के नाम नीति सार रखे गए। इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि नीति सार के लेखक कौन है या नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसमें एक नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। कुछ अन्य ग्रंथ जैसे लक्ष्मीधर का नीति, कल्पतरु, चंडेश्वर का नीति रत्नाकर, मिश्र का नीति प्रकाश प्रमुख हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपके क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। एक एक चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़िए। इस प्रकार प्राचीन भारत में राजनीतिक विषयक साहित्य के लिए विविध नामों का प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में इन शब्दों का जिन अर्थों में प्रचलन है उस दृष्टि से राजनीतिक विषयक साहित्य के लिए राजशास्त्र ही सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार, अब आइए इसके बारे में देखते हैं। अनेक पाश्चात्य विचारकों द्वारा इस धारणा को प्रतिपादित किया गया है कि प्राचीन काल में भारतीय राजनीतिक चिंतन का आधार धर्मशास्त्र और अध्यात्मवाद पर केंद्रित था और भारतीय दर्शन में राजनीतिक चिंतन का अभाव था।
यह सही है कि भारत के राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक पक्ष का अभाव रहा, पश्चात्पूर्व, भ्रामक और पाश्चात्य विचारों के अज्ञानता का द्योतक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जो प्राचीन भारत का जो आधार था वो धर्मशास्त्र और अध्यात्मवाद पे था। जो पहले के राजा होते थे वो अपने राज धर्म को, मतलब जो उनके, समझ सकते हैं कि जैसे जो वो एक धर्म से बंधे हुए थे। धर्म मतलब कि किसी चीज़ को, मतलब एक रेगुलेशन था, एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से समझ सकते हैं कि कुछ वो अनैतिक नहीं कर सकते थे। अध्यात्म पर केंद्रित थे उस समय। और भारतीय दर्शन में राजनीति चिंतन का अभाव था। अभी राजनीति वहाँ पे डेवलप नहीं होती, जो कि धर्मशास्त्र और अध्यात्म पे थी। यह सही है कि भारत के राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक पक्ष का अभाव रहा, पश्चात्पूर्ण, भ्रामक, पाश्चात्य विद्वानों के अज्ञानता का द्योतक है। वस्तु स्थिति यह है कि भारत में राजनीतिक चिंतन की अपनी परंपरा रही है, जो पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की तुलना में अधिक प्राचीन, समृद्ध और सुव्यवस्थित है। भारतीय विचारक तो इस परंपरा पर बल देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अब उस मायने में चाहे राजनीति का विलय ना हुआ हो, लेकिन भारत में राजनीति जो है वो अपने मायने में बहुत प्राचीन और समृद्ध थी, जिसका हम लोग को प्रमाण आदि ग्रंथों से मिलता रहता है। अब प्राचीन भारतीय राजनीतिक विद्वान विश्व के इतिहास में अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। यहाँ के राजनीतिक विचारक कि शुद्ध रूप से राजनीतिक आधार धर्म ही है। सत्य तो यह है कि धर्म व्यक्तियों के राजनीतिक जीवन का इतना अभिन्न अंग रहा है कि उसको अलग रखकर भारतीय विचारक कोई बात सोच ही नहीं सकते। यद्यपि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक धर्म, अर्थ और काम के कम सेवन की बात करते हैं, परंतु इसमें धर्म का स्थान सर्वोपरि है। सभी राजनीतिक विचारक किसी न किसी रूप में धर्म का आश्रय लेते हैं, चाहे किसी के स्वरूप का उल्लेख हो, चाहे राजा के कर्तव्य की बात हो, और चाहे नागरिक राज्य की व्यवस्था की जाए। सब में धर्म अभिन्न रूप से विद्यमान है। का धर्म का तात्पर्य है कि कोई राजा कोई नैतिक कार्य नहीं कर सकता। वो एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से सब लोग उसमें बंधे हुए हैं, एक व्यवस्थित समाज में रहते हैं, उसी तरह उस समय धर्म एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हम लोग ले सकते हैं। कौटिल्य जैसे अर्थशास्त्री अपने राजनीतिक और आर्थिक विचारों में धर्मों को अलग नहीं रख सकते। मनुज भी, जो महानतम राजनीतिक विचारक माने जाते हैं, उनका भी समस्त राजनीतिक चिंतन धर्म की आधारशिला पर ही दिखाई पड़ता है। प्राचीन भारतीय चिंतन का एक आधार राज के अस्तित्व के बारे में था, क्योंकि राज के बिना जीवन के 3 लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं थी। अब ये इस पे थोड़े थोड़े पॉइंट पे एकदम नोट करते रहिए, एक एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से देखिए। प्राचीन भारतीय विचारकों के राजनीतिक चिंतन विचारधारा की अनवरत परंपरा मिलती है। महाभारत और कौटिल्य अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में अनेक आचार्यों ने अनेक विशालकाय ग्रंथों और शास्त्रों का निर्माण किया था। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन जिसके आधार पर किया जा सकता है, उनके प्रमुख हैं बौद्ध ग्रंथ, जैन साहित्य, पुराण, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय, अब देख लेगा ये ऊपर जो प्राचीन भारत का राजनीतिक अध्ययन जिसके आधार पर किया जाता है, इस पे एक ही नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये सब बहुत ध्यान से देखते रहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय विचारक ने अपने चिंतन का व्यवहारिक राजनीति पर केंद्रित किया। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन इसलिए किया जिससे शासन के माध्यम से जनता को सुखी व शांतिमय रखा जा सके। उन्होंने समाज को सुव्यवस्थित बनाने हेतु चिंतन किया, और यही प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का प्रमुख आधार है। अब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में जो भी स्रोत उपलब्ध हैं वह प्राचीन साहित्य जैसे कि वेद, ब्राह्मण, पुराण, धर्मशास्त्रों, महाकाव्यों, बौद्ध जातकों, जैन ग्रंथों आदि से मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इस पे आप लोग बहुत ध्यान बनाए रखिए। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं, आते रहे हैं, अनसॉल्व उठा के आप चेक भी कर सकते हैं। आगे मैं मॉडल क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, वीडियो में बने रहें। इसके अतिरिक्त कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामंतकीय नीतिशास्त्र, सुखनीति आदि ऐसे विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अब जो कौटिल्य थे उन्होंने एक तो ऐसी रचना की नहीं थी, उन्होंने कई सारी रचनाएं की थी, जिसमें अर्थशास्त्र, कामंतकीय नीतिशास्त्र, शुक्र नीति आदि ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। लेकिन शुक्र नीति
आदि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और जो प्राचीन भारत की प्राचीन भारत की शासन पद्धति अथवा, एक मिनट फोन थोड़ा, शासन पद्धति अथवा प्राचीन हिंदू राजशास्त्र पर प्रभु सामग्री प्रदान करते हैं। हिंदू काल के राजनीतिक इतिहास पर अनेक विदेशी विवरणों से भी जानकारी प्राप्त होती है। कुछ संस्कृत साहित्य के ग्रंथ जैसे पौड़िनी के व्याकरण, याद रखिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस पे 1 नंबर के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि साहित्य ग्रंथ जैसे ये पढ़नी है, पढ़ने के व्याकरण, इस पे आ जाता है लेखक के नाम या फिर कुछ भी ऐसा पूछ लिया जाता है, तो इस पर बहुत ध्यान से सब देखिए। अष्टाध्यायी, कालिदास के रघुवंश, विशाखा दत्त के मुद्रा राज, कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है या इसकी रचना किसने की है, तो विशाखा दत्त होगा इसका। कालिदास के बारे में आ जाता है तो उन्होंने रघुवंश की रचना की थी आदि से। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1 नंबर अगर आपको बचाना है पेपर फर्स्ट में, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट से भी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। इस संबंध में डॉक्टर जायसवाल का कथन है कि हम इस विषय का ज्ञान कराने वाले साधन हिंदू साहित्य के विस्तृत क्षेत्र में मिलते हैं। वैदिक, संस्कृत तथा प्राकृत ग्रंथों और इस देश के शिलालेखों तथा सिक्कों में रचित लेखों से हमें इस विषय की बहुत सी बातें ज्ञात होती है। सौभाग्यवश इस समय हमें हिंदू राजनीतिक शास्त्र के कुछ मूल ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। ये थोड़े से ग्रंथ उस विशाल महाग्रंथ या भंडार के अवशेष मात्र हैं जिन्हें समय समय पर हिंदू भारत के अन्य राजनीतिकों और अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया था। जिन विविध स्तरों पर हमारे प्राचीन राजनीति का ज्ञान आश्रित है वे निम्न हैं। भारतीय साहित्यिक सामग्री व ऐतिहासिक ग्रंथ, इनमें वेद, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृतियाँ, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र आदि आते हैं। और जो विदेशी स्रोत हैं उसमें सिकंदर के पूर्व जैसे हेरोडेटस और रिसिटस, और सिकंदर के समकालीन जैसे निरिकस और ओनिस्क्रेसी। इस पे 1 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप एकदम से रट लीजिए, ये आना ही आना रहता है, हर साल आता है 1 नंबर में। अब सिकंदर के परवर्ती जैसे मेगास्थनीज और पुरातत्व जो विभाग जिससे हम लोग को जानकारी मिली, इसमें अभिलेख थे, प्राचीन मुद्राएं और प्राचीन जो कि खुदाई में मिली हैं पुरातत्व विभाग के द्वारा, जो अभिलेख थे या वो पुराने ज़माने की जो मुद्राएं, जो सिक्के चलते थे आदि उसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अनगिनत और नाना प्रकार के स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय राजनीति की मुख्य विशेषताएं, अब मुख्य विशेषताएं इसमें बात कर लीजिए। भारत पश्चिम की परिस्थितियों में भेद होने के कारण भारतीय चिंतन और पाश्चात्य चिंतन में असमानताएं अधिक है और समानताएं कम। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं निम्न है। राजनीतिक सिद्धांत, धर्म के अभिन्न अंग। प्राचीन भारत में धर्म को सर्वोपरि स्थान प्राप्त था। भारतीय राजशास्त्रवेत्ताओं ने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन धर्म के एक अंग के रूप में ही किया। प्राचीन भारत में राज्य और शासन का सर्वप्रमुख कर्तव्य धर्म का पालन करना समझा था। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई धर्म को छोड़ नहीं सकता, धर्म से मतलब एक मतलब कल्चर जो मतलब उसको कोई अनैतिक कार्य नहीं कर सकता, ऐसा समझिए। और राजा को निर्देश दिया गया कि उसके द्वारा शत्रु से भी धर्म युद्ध किया जाना चाहिए। प्राचीन भारत में धर्म को एक व्यापक अर्थ में समस्त जीवन को नियमित और सुशासित रखने वाला तत्व के रूप में ग्रहण किया गया था, और धर्म पर आधारित होने के कारण ही हिंदुओं के राजनीतिक सिद्धांत स्थिर बने रहे। राजनीतिक सिद्धांतों का धर्म पर आधारित होना प्राचीन भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता और विश्व का सबसे प्रमुख देन कही जा सकती है। राजनीतांत आवश्यक उपयोगी, अब जैसे देखते हैं राजनीतांत आवश्यक उपयोगी क्यों है। राज्य का अस्तित्व सामाजिक जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। राज्य होगा तो सामाजिक जीवन होगा, वरना फिर अराजकता फैलेगी, ये तो सब जानते हैं। और उपयोगी है, सभी विचारकों ने इस बात पर बल दिया है कि राज्य या शासन के अभाव में त्रिवर्ग अर्थात जीवन के जो 3 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति संभव नहीं है।
राज्य की अनिवार्यता और उपयोगिता बनाने के लिए ही अराजकता के दोषों की विस्तृत योजना की गई है। भारतीय मनुष्य राज्य के कार्यक्षेत्र को कम करने के स्थान पर उसके एक व्यापक कार्यक्षेत्र प्रदान करते हैं और उनका राज्य बहुत कुछ सीमा तक आज के लोक कल्याणकारी राज्य के सदृश है। राज्य की आवश्यकता के संबंध में शुक्र नीति सार में कथन है कि जैसा कि इंद्र की पत्नी कभी, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये नोट कर लीजिए, इसका क्वेश्चन आता है, एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है। जैसे ये दे दिया जाएगा कथन कि जैसा कि इंद्र की पत्नी कभी विधवा नहीं हो सकती, वैसे ही दुराचारी लोग भी राजा अर्थात शासन के बिना एक क्षण भी जीवन। इसका एक एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये शुक्र नीति सार में कहा गया है। राज्य के ध्येयों के संबंध में एक मतता। प्राचीन भारत के राजशास्त्र दर्शन में राज्य व शासन के ध्येयों के संबंध में बहुत अधिक एक मतता देखी गई है। राज्य का प्रथम कर्तव्य है कि व्यक्तियों को उनके धर्म का पालन करना चाहिए, जो एक प्रथम कर्तव्य होता है। कौटिल्य ने लिखा है कि स्वधर्म का पालन स्वर्ग और मोक्ष देने वाला होता है। यदि स्वधर्म का उल्लंघन किया जाए तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, समाज नष्ट हो जाएगा। भारतीय राजदर्शन में राजा के लिए भी धर्म का पालन आवश्यक बताया गया है, और जो राज्य स्वयं धर्म का पालन नहीं करता या धर्म का पालन नहीं करता, प्रजा को उसके विरुद्ध विद्रोह करने और उसकी गद्दी से उतारने का अधिकार दिया है। शांति पर्व में कहा गया है कि धर्म की हत्या करने वाला राजा का वध करना योग्य है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भारतीय विचारक की समन्वयात्मक प्रवृत्ति। भारतीय राजदर्शन की एक प्रमुख विशेषता उसके समन्वयात्मक प्रवृत्ति है। भारतीय विचारक की चेष्टा यह रही है कि सभी स्थितियों और विचारों को समन्वयात्मक दृष्टि से देखा जाए। लौकिक और परलौकिक तत्वों का समन्वय करते हुए राज्य का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की दृष्टि में धर्म और अर्थ तथा काम और मोक्ष में परस्पर विरोध नहीं, वरन ये पूरक राजशास्त्र के नियमों में भी इसी प्रकार समन्वय है। मानव में आसुरती प्रवृत्ति की प्रबलता। भारतीय विचारक मनुष्यों को स्वाभाविक रूप से स्वार्थी, दुष्ट, झगड़ा करने वाला और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का अपहरण करने वाला मानते हैं। मनु लिखते हैं कि निर्दोष और शुद्ध आचरण करने वाला सूची मतलब व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलता है। कामंदक इसी विचार से सहमति व्यक्त करते हुए लिखते हैं, मनुष्य स्वभावतः अपने वासनाओं और के वशीभूत होते हैं, वे दूसरे के धर्म और नीतियों की निरंतर करते हैं। अब ये एक नंबर का क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट रहता है, ये आता है कैसे कथन दे दिया जाता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो इस पे आप लोग बहुत गौर करते रहिए और वीडियो पूरा देखिए बिना बढ़ाए। अभी टाइम रह भी नहीं गया है, एग्ज़ाम की डेट सेट कभी भी आ सकती है, तो ऐसा है कि इसको देखने से आप कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आगे भी आप सपोर्ट बनाए रखिए। कमेंट करिए जो भी अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है उसकी पूरी हम लोग अभी हमारी टीम वर्क कर रही है इस पर। अभी चैनल नया है इसलिए तभी थोड़ा मैनेज करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपकी समस्या का हल होगा। अब जैसे दंड शक्ति को अधिक महत्व। भारतीय विचारक मानवीय जीवन में आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता को स्वीकार करते हैं और इसी कारण उनके द्वारा दंड की शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। एक स्थान पर कहा गया है कि दंड के अभाव में सर्वत्र अंधकार छा जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा समाज है जिसमें दंड नहीं है तो लोग अपने मन की करेंगे, तो उसमें फिर वो समाज नहीं रह जाएगा, अराजकता रह जाएगी। तो इसी के हिसाब से दंड होना आवश्यक है। सब लोग एक दूसरे की हिंसा करने लगते हैं, मनुष्य एक दूसरे पर वैसे ही झपटने लगते हैं जैसे कुत्ते मांस पर झपटते हैं, और किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं रहती है। इस संबंध में कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि स्वामी यानी राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दंड ना तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो ना ही कम हो। मतलब दंड इतना अधिक भी ना हो और कम भी ना हो जिससे कि शासन बना रहे।
राजा को अत्यधिक ऊंचा स्थान। भारतीय राजदर्शन में राजा को ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। लगभग सभी विचारकों ने राजपद को दैवीय माना है और राजा के गुणों को समावेश किया है। कालिदास भी लिखते हैं, अब देखिए ऐसे ही इस पे एक आएगा, जैसे कि ये अब कालिदास भी लिखते हैं, तो इनका जो ये कथन है इस पे एक नंबर रख सकता है कि ये किसके द्वारा कहा गया, तो इसको बहुत ध्यान से देखते रहिए। कालिदास भी लिखते हैं कि विश्व के प्रशासन का जुआ स्वयं सृष्टिकर्ता ने राजा के कंधों पर रखा है। उनके विचारकों ने राजा को ही राज का सार माना है। अनेक विचारकों ने राजा को ही राज का सार माना। अब इस पे एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखते रहिए। राज की समस्त श्रेष्ठताओं और कमियों के लिए राजा को ही उत्तरदायी माना गया है। वस्तुतः उनकी विचारधारा के अनुसार राजा राज्य का प्राण है। इस संबंध में महत्वपूर्ण यह है कि राज्य का अत्यधिक ऊंचा स्थान देते हुए भी उसे निरंकुशता की स्थिति प्रदान की गई है। राजा पर सबसे प्रमुख रूप से धर्म का प्रतिबंध है और वह मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए भी बाध्य है। तो जो राजा है उस पे पहले तो धर्म का प्रतिबंध है कि वो धर्म से विरुद्ध और कोई कार्य नहीं करता, मतलब एक समझ लीजिए कोई अनैतिक कार्य नहीं कर सकता। और मंत्रिपरिषद की सलाह के से भी बात है, उनके बिना वो कोई और कार्य भी, उनकी सलाह उनको लेना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त भारतीय विचारक जनता को अधिकार देते हैं कि वह अपनी समझ शक्ति के बल पर अत्याचारी राजा का विरोध करें। राजा के कार्यों को जनता का रक्षण, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना पर लगाना, जन कल्याण को प्रोत्साहन देना, आर्थिक कार्य, अंतर्राज्य संबंध बनाना बताया गया है। भारतीय राजनीति की यथार्थवादिता। भारतीय राजदर्शन में राजनीति एवं राज्य व्यवस्था का व्यवहारिक एवं यथार्थवादी विवेचन है। मानव में असुरती प्रवृत्तियों का उल्लेख और दंड शक्ति को महत्व देना यथार्थवादी प्रवृत्ति के ही प्रतीक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ही भारतीय राजदर्शन में आदर्श राज संबंधित काल्पनिक रचनाओं का अभाव रहा है। तो आपका ये पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और आशा करते हैं कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर इससे जानकारी मिली है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगर आपको कहीं पर दिक्कत आई या फिर कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उस पर ज़रूर हम लोग उसका समाधान करने की कोशिश पूरी करेंगे और अपने दोस्तों की भी मदद करें, वीडियो उन तक भी पहुंचाएं जिससे कि उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। और आप सबका सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। जितना जल्दी चैनल ग्रो करेगा उतनी ही अच्छे से आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।